नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग क्लास 12th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंदी चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर को टोटल दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग सब कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं और पार्ट टू में हम लोग सब कुछ रेडॉक्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले पार्ट वन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। अच्छा, आप लोग अगर ये वीडियो सीरीज पूरी देखते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है, रेगुलरली इनके नोट्स आपको बनाने हैं और वीडियो को सिंसियरली वॉच कर रहा है। तो देखिए, पार्ट वन हम लोग लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर मैं करूँ तो देखिए, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें सिंपली स्टडी की जाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदला जा रहा है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जा रहा है। कुछ इस तरह से देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करूं, देखिए, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of electrical energy into chemical energy, which deals with interconversion of electrical energy into केमिकल एनर्जी। मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक कर देता हूं। यहां देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी प्रकार के एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है, आपको अगर मान लीजिए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना चाहते हैं तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और अगर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी का एक और नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज गैल्वेनिक सेल। और इसी गैल्वेनिक सेल को हम लोग आगे चल के डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल। तो देखिए, अभी मैंने आपको केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमको दो डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, हम लोग एनसीईआरटी के सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, कस्टमाइज्ड सीक्वेंस है। मैंने अपना खुद का एक सीक्वेंस बनाया है कि हमको पहले कंडक्शन के बारे में समझ लेना चाहिए, उसके बाद वो रेडॉक्स कॉन्सेप्ट है वो उस पर आना चाहिए। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट वन। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट वन डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और उसको समझने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। और पार्ट सेकंड हमारा होगा रेडॉक्स कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। तो यहां तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। धीरे धीरे करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको केवल डेफिनेशन को यहां पर क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। तो देखिए, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो या तो एक्वस फॉर्म,
एक्वस फॉर्म क्या होती है कि पानी में उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दीजिए, एक्वस फॉर्म, या वो मोल्टन स्टेट, मतलब उस सब्सटेंस को आप हीट कर दीजिए और वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाए। इन दोनों में से किसी भी स्टेट में ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपनी एक्वस फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या आयंस चाहिए। अगर हम केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो आपको आयंस की बात करनी है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्यों कर पा रहा है वो? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास क्या होंगे? उसके पास आयंस होंगे। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो नहीं करेगा, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट में देखिए हम लोग बेसिकली दो पार्ट पढ़ लेते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, किसी इलेक्ट्रोलाइट का वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना, ये डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जितने भी वीक एसिड हैं, वीक एसिड, जितने भी वीक बेस हैं, वीक बेस, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हम इनको वीक कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो अल्फा होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो केवल 5 से 10% होता है, केवल 5 से 10%। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए अल्फा 100% होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है, आपके पास 100 मॉलिक्यूल है HCl के, तो ये HCl डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो आपको 100 H प्लस आयन मिल रहे हैं और 100 Cl माइनस आयन मिल रहे हैं, तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो गई? वो 100% हो गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिनके लिए अल्फा 100% है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिनके लिए अल्फा 5 to 10% है। वीक एसिड जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे एसिटिक एसिड, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक बेस हैं, या एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ही, HCl, H2SO4 और HNO3। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लूं, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और तीसरी कैटेगरी बनती है सॉल्ट। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं सॉल्ट 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड वीक बेस। किसी भी टाइप का सॉल्ट हो, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आयन में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे यूरिया, जैसे ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, जैसे सुक्रोज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये चैप्टर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, हमको एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है, तो हम जो भी बात करेंगे वो सब की सब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंपोर्टेंट टर्म्स, मतलब इस पार्ट 1 को समझने के लिए आपको किन किन इंपोर्टेंट टर्म्स की जरूरत पड़ती है वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इंपोर्टेंट टर्म्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है रेजिस्टेंस, वही बात करनी है हमको यहां।
रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? बहुत सिंपल सी है, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, वही लिख देता हूं मैं। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, और इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म बनता है आपके लिए, दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, और अब वही फिजिक्स वाली डेफिनेशन काम आ जाएगी यहां पर। कंडक्टेंस क्या है? सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए मेरे पास यहां पर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा कि C बराबर 1/R। तो आप यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? देखिए 1/ओम। अच्छा, या आप ऐसे लिख सकते हो ओम इनवर्स। सिंबल क्या है इसका? सिंबल है इसका ओम, ऐसे कर दीजिए। अच्छा, ओम इनवर्स को ही क्या बोला जाता है? सीमेन। सीमेन, और इसको आप कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई दिक्कत बताइए यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है मेरे पास, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग यहां पर रो से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा समझिए स्पेसिफिक का मतलब क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कभी सब्जी लेने जाइए, तो आप सब्जी वाले से बोलते हैं कि भैया ये आलू कितने रुपए किलो दिए हैं। एक्चुअली में आप उससे ये नहीं पूछते हैं कि ये सारे आलू कितने रुपए के दिए हैं। मान के चलो आपके पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, तो हम 10 मीटर लंबे वायर के रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इसके यूनिट डायमेंशन का रेजिस्टेंस कितना है। बात आ रही है समझ में आपको? जब कभी भी हम यूनिट चीज के लिए कोई क्वांटिटी पता करते हैं, तो उसके आगे स्पेसिफिक टर्म यूज हो जाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल वही है कि एक यूनिट डायमेंशन वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। अब मैं इसको आपको देखिए, फिजिक्स में एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं रो को निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। मैं इसको एक बॉक्स में यहां बंद कर देता हूं, देखिए। अच्छा, अगर अब देखिए आप यहां इफ A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया ले लिया मैंने, और L मैंने ले लिया है 1 सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे यहां पर रो बराबर क्या मिल रहा है आपको? देखिए रो बराबर आपको मिल रहा है R। तो अब आप यहां पे R को, रो को डिफाइन कर सकते हो। सिंपल क्या है? द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन विच इज हैविंग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर। आई थिंक अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही आपको बताऊंगा। देखिए हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, इससे रो से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनकर आ रही है? देखिए कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन, ऑफ यूनिट डायमेंशन। अब यूनिट डायमेंशन कैसे हो रहे हैं देख लो। लेंथ कितनी आ रही है आपके पास? आपके पास लेंथ आ रही है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर भी हो सकती है, और एरिया आ रहा है आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास रो बराबर आ गया है सिंपली वो रेजिस्टेंस जो यूनिट डायमेंशन वाले कंडक्टर का होता है, ठीक है। अगली डेफिनेशन मेरे पास आती है, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो रो बराबर क्या आ रहा था? R इंटू A/L। तो मेरे पास आ रहा है देखो ओम, ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ रहा है सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ओम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट आ गई मेरे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे पास, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अच्छा फिजिक्स में स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में इसको सिग्मा से डिनोट नहीं करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर कैप्पा से। कैप्पा क्या है? सिंपली स्मॉल के, हम लोग इसकी एक स्पेशल यूनिट, स्पेशल सिंबल यूज करते हैं कैप्पा, जिसको स्मॉल के से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, एक तो सिंपल डेफिनेशन वही है कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिंपली। तो आप यहां पे देखिए यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट क्या आ जाएगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आ रही थी ओम सेंटीमीटर, इसकी आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप? सीमेन, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस फिजिक्स वाली डेफिनेशन हमने क्लियर की है, अभी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन को थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगला देखिए, अब मैं आता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन, जो यहां इस चैप्टर में जो काम आएगी आपके। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैप्पा से इसको डिनोट करते हैं। देखिए जरा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए जरा, मेरे पास देखिए एक ये कंटेनर है, ठीक, और ये मेरे पास एक बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रोड को यहां पर ऐसे डिप किया। ये मेरे पास कैथोड है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रोड को डिप किया। इस तरह से हमने एक सेल का सेटअप किया, और यहां मैंने इलेक्ट्रोलाइट यहां पर फिल किया है। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट, हम डेफिनेशन बना रहे हैं किसकी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहां एक चीज देखिए आप, ये जो एरिया है इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, ये वाला एरिया, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया जो इलेक्ट्रोड का, वो एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, उस एरिया की बात की जाएगी, हमेशा याद रखना इसको। और हम लोग बात करेंगे लेंथ, तो दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये जो लेंथ होगी, दिस इज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, इसकी बात होगी, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो हम लोग देखिए एरिया को ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, देखो ये वाला एरिया बीच में आ गया मेरे पास। देखिए हम लोग यहां इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया डिप्ड है इलेक्ट्रोड का, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीच में ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये जो बीच में वॉल्यूम आ रहा है A इंटू एल, ये कितना आएगा? ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलूंगा मैं? 1 ml। अब यहां से मेरे पास एक डेफिनेशन आ गई। आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके 1 ml ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब थोड़ा इसको मैं ना सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये डेफिनेशन आपको, ये डेफिनेशन बनाने के लिए था। अब हम लोग एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। देखिए, मान के चलिए ये आपके पास एक बीकर है और आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ये आपने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम ये है VmL, कैपिटल VmL, ठीक है। VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इस VmL की जो कंडक्टेंस है, टोटल वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है, उसको आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हो। किससे? कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हो इसको। और इसके 1 ml की जो कंडक्टेंस है, इसके 1 ml मान के चलिए ये इसका 1 ml है। 1 ml की जो कंडक्टेंस आती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। बात आई समझ में? मान के चलो आपके पास 10 लीटर है इलेक्ट्रोलाइट का,
तो 10 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है उसे आप कैपिटल सी कंडक्टेंस कहते हैं, और उसके 1 लीटर की जो कंडक्टेंस होगी, यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी, उसे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो क्लियर हुई हमारे लिए चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है। किस नंबर का है ये? 5th नंबर का। देखिए, अब 5th नंबर का एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, समझिए इसको। अच्छा, हम लोग मोलर कंडक्टेंस को यहां पे एक सिंबल होता है इस तरह का पाई, और यहां लिख देते हैं एम। इट डिनोट्स मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक बीकर है, आपने बीकर में कैपिटल वी एम एल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? वी एम एल। बहुत ध्यान से देखिएगा। और वी एम एल की कंडक्टेंस कितनी मानी है आपने? कैपिटल सी। वी एम एल की कंडक्टेंस है कैपिटल सी। और इसके 1 एम एल की जो कंडक्टेंस है, इसके 1 एम एल की, उसको आपने माना है 1 एम एल की कंडक्टेंस को कैप्पा। कैप्पा, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस क्या है उसको समझिए। द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ आयन प्रेजेंट इन वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको समझना जरा, देखिए, कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय, कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ आयन, यहां पे कंट्रोलिंग फैक्टर है 1 मोल ऑफ आयन, प्रेजेंट इन स्मॉल वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद देखिए, जो टोटल वॉल्यूम दे रखा है उसमें तो ज्यादा आयन्स हो सकते हैं, मान के चलिए वहां पर 2 मोल ऑफ आयन है कैपिटल वी में। हमें क्या पता लगाना है? देखो, मान के चलो वो वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन ये वाला है, छोटा वाला, जिसमें 1 मोल ऑफ आयन प्रेजेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 एम एल की जो कंडक्टेंस है वो तो कैप्पा है, कैपिटल वी एम एल की जो कंडक्टेंस है वो कैपिटल सी है, ठीक। और इस वी एम एल की, ये वी एम एल कौन सा वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ आयन प्रेजेंट है? अब ध्यान से देखना, वी एम एल की कंडक्टेंस क्या होगी? स्मॉल वी एम एल की, स्मॉल वी एम एल की कंडक्टेंस होगी कैप्पा इंटू वी। और इस कैप्पा इंटू वी को आप कर देंगे यहां मोलर कंडक्टेंस। ये कैप्पा इंटू वी, स्मॉल वाला वी है, ये स्मॉल वाला वी है, याद रखना। अब हम इस स्मॉल वाले वी वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मान के चलो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है कैपिटल एम, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कंडक्टेंस एम मोलर है, एम मोलर। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से, एम मोलर का मतलब है, एम मोलर मीन्स एम मोल ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही मतलब हुआ, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ आयन किस में प्रेजेंट होंगे भाई? 1 मोल ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे 1000 अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो 1000 अपॉन ml ऑफ सॉल्यूशन आया, ये किसके बराबर है? स्मॉल v के बराबर। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो, मोलर कंडक्टेंस बराबर कैप्पा इंटू 1000 अपॉन m। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है मोलर कंडक्टेंस का। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर मैं मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकालूं तो आपको कैप्पा की यूनिट पता है, देखो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इंटू वी वॉल्यूम की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, और पर मोल तो आपके पास यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? सीमेन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। आई थिंक अब आपको ये मोलर कंडक्टेंस वाला टर्म क्लियर है। एक बार दोबारा से बता दूं, द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन।
क्लियर है? ये डेफिनेशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे आप, ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आएगा डेफिनेशन से, ठीक है? अब देखें आगे हम लोग, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता दूं, हमने अभी कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। देखो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा है जिसकी यूनिट क्या है, ओम। फिर हमने कंडक्टेंस पढ़ा है जिसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, या इसको आप क्या कहते हो, सीमेन। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा है जिसकी फॉर्मूला आ रहा था आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट क्या आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है ओम सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा है कैप्पा, कैप्पा के लिए यूनिट आ रही है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और कैप्पा की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अच्छा और एक चीज और नोटिस करिए, इस 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हो आप, कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए क्या होता है, इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट को ही हम कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। तो मेरे पास कैप्पा का फॉर्मूला आ गया है सी इंटू जी, ठीक है? और एक और कंडक्टेंस टर्म पढ़ा है हम लोगों ने, मोलर कंडक्टेंस, और ये आ गया है आपके पास कैप्पा इंटू वी, या आपके पास आ गया है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। दिस इज मोलर कंडक्टेंस। ये फॉर्मूले पढ़े हमने अभी तक। आपसे यूनिट भी आ जाती है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करने को आ सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। हेलो हेलो, देखिए ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे दादा, कैप्पा, कैप्पा ऑफ, अच्छा मोलैरिटी दे रखी है 0.20 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले, हम लोग एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए मैंने क्या किया, इस तरह का एक बीकर है और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.20 मोलर, ठीक है दादा? और किसका दे रखा है, KCl का, पोटेशियम क्लोराइड। टेम्परेचर भी दे रखा है, हालांकि टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है? और अच्छा कंडक्टिविटी क्या बताई है हमने, कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कैप्पा से डिनोट करते हो। कैप्पा बराबर कितना दे रखा है आपको, देखिए 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालने को बोला है आपसे, मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोला है। ये तो आपको गिवन हो गया। रफ डायग्राम बनाने का यही फायदा है कि आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाते हो। अब फॉर्मूला अप्लाइड, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आप, मोलर कंडक्टेंस बराबर कैप्पा कितना दे रखा है देखो 0.0248 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको, मोलैरिटी दे रखी है 0.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो ये 3 जीरो हैं, डेसिमल को 3 इधर बढ़ा दीजिए, तो आपके पास आ रहा है 24.8 और नीचे आ रहा है 0.2, तो आपके पास आ जाएगा 124। और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या आती है देखो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर, मोलर कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है? अगर आप तरीके से नोट्स बनाते जाओगे तो चैप्टर बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग भी है। फिजिकल केमिस्ट्री स्कोरिंग है, अगर आप मैथमेटिक्स की तरह है, अगर आपका न्यूमेरिकल ठीक है, आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है तो कम फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। आगे देखिए हमारे पास है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। अच्छा अब इस कंडक्टिविटी सेल का एक कॉन्सेप्ट आप लोग जरा समझिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए कंडक्टिविटी सेल क्या होता है इसको समझिए। जैसे हमारे घर में एक ब्लड शुगर मेजर करने की किट होती है, एक्यू चेक करके नाम एक कंपनी है उसकी आती है, उसमें क्या है कई सारी स्ट्रिप आती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, तो उसमें जो एक निडल आती है उसको प्रिक करेंगे अपनी उंगली से, उंगली पर खून निकलेगा, उस ब्लड को आप उस स्ट्रिप पे लगाइए और स्ट्रिप को मशीन में लगाइए, तो एक्चुअली में जो रीडिंग आ रही है मशीन में वो मेरे ब्लड शुगर की आ रही है।
मान लीजिए मैं किसी और व्यक्ति की ब्लड को उस पर रखकर वैल्यू निकालूं तो उसकी ब्लड शुगर वैल्यू आएगी, मशीन की नहीं है। मशीन तो कांस्टेंट रही है मेरे वाले केस में और जो दूसरे बंदे का निकला है उस वाले केस में भी। तो कंडक्टिविटी सेल एक्चुअली में क्या होता है, उसका सेटअप देखिए कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए इस तरह का, यहां पे एक छोटा सा सेटअप बना देता हूं ताकि समझ में आए आपके। इस तरह के दो इलेक्ट्रोड रहते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस L, और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपको भरना है जिसकी कंडक्टेंस आपको पता करनी है एक्चुअली, तो यहां पर एक इनलेट रहता है। इससे आप मान के चलिए KCl का पता लगाना चाह रहे हैं तो KCl को फिल कर दीजिए। यहां पर एक डिस्प्ले लगा रहता है, उस डिस्प्ले में इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू, कैपा की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू, इस तरह से आ जाएगी यहाँ। तो अब हमसे क्या पूछा है देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl। एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना वो KCl सॉल्यूशन का है, मशीन का नहीं है। जैसे ब्लड शुगर में जो ब्लड शुगर की वैल्यू आ रही है वो मेरे ब्लड की है, मशीन की वैल्यू नहीं है वो। तो अब देखिए कंडक्टिविटी सेल ये है, आपको KCl, कौन सा KCl भरा है आपने, देखो 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भैया, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम, ठीक है। और व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अच्छा सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, ये होता है, अभी देखेंगे इसको। और क्या, इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, अच्छा कैप्पा आपको दे रखी है, दिस इज 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपसे L/A, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताइए, कैप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। देखिए ये आ गया क्वेश्चन। अब कैप्पा दे रखा है, R दे रखा है, L/A निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सीधे, देखिए L/A बराबर कैप्पा इंटू R। अब कैप्पा कितना दे रखा है देखिए 0.146 इंटू 10⁻³ और R कितना दे रखा है आपको 1500। अच्छा 1500 को मैं ऐसे लिख दूं 1.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल, आपके पास आ गया 0.146 इंटू 1.5। अच्छा L/A की यूनिट क्या आएगी, ये सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द फाइनल सेल कांस्टेंट। क्लियर है। देखिए इनकी लैंग्वेज आपको बड़ी बड़ी लग रही होगी लेकिन फॉर इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही आसान होते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, देखिए कितना सिंपल है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, अभी हमने बात करी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट। चेंज विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, क्योंकि वो तो सेल का होता है सेल कांस्टेंट। चेंज विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन नहीं, चेंज विद टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, रिमेन कांस्टेंट, यस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ ऑप्शन, कि जो सेल का कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट होता है वो उस सेल के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। अगला देखिए, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कंडक्टिविटी बराबर क्या आ रहा था 1/R इंटू L/A। अच्छा 1/R को क्या लिख सकते हैं C, L/A को क्या लिख सकते हैं G, या 1/R को ऐसे ही रहने दीजिए तो L/A को क्या लिख सकते हैं G लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, देखो 1/R इंटू L/A ये भी हो सकता है, G/R ये भी हो सकता है, L/A ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस MCQ के दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर लूं, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है वो, देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों ठीक है इसके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, इसको देख लेते हैं। टेम्परेचर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और सरफेस एरिया। देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। फॉर्मूला था मोलर कंडक्टेंस बराबर कैप्पा इंटू 1000/m। फॉर्मूले में देख लीजिए मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है।
मोलैरिटी कहाँ है, कंसंट्रेशन ये रहा, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस वन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, यहां ये वाला जो टॉपिक है वो हम लोग एक्चुअली में एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास, वो हम लोग देखते हैं पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। हमने अभी तक बहुत सारी कंडक्टेंस टर्म पढ़ लिए हैं, जैसे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, तीन इंपॉर्टेंट हैं। अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मार्क क्वेश्चन इस पर आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर। पहला है आपके पास इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इसको समझिए जरा। जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, अगर इन आयन के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, आप खुद देखिए, अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा, जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ये आयन की मोबिलिटी क्या होगी, कम, मोबिलिटी कम, और मोबिलिटी कम होगी तो डेफिनेट सी बात है कंडक्टेंस भी क्या होगी, कंडक्टेंस भी भैया कम होगी। इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा, मोबिलिटी कम, तो कंडक्टेंस कम। ठीक है, अब बताइए दूसरा, सॉल्वेशन ऑफ आयन, इसको देखिए। सॉल्वेशन का मतलब होता है पानी में घुलना। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें है आयन, ये आयन है, ठीक है, ये आयन्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के। अब इन आयन का सॉल्वेशन अगर ज्यादा है, सॉल्वेशन का मतलब कुछ ऐसे समझिए, देखो मान लीजिए ये आयन है, ये आयन है और इसके चारों ओर पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए यहां। अब जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे यहां, उतना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो सॉल्वेशन ज्यादा तो साइज ज्यादा। अच्छा, बड़ा साइज होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, कम, मोबिलिटी क्या होगी, कम, और मोबिलिटी कम होगी, ऑब्वियस बात है, तो कंडक्टेंस क्या होगी भैया, कंडक्टेंस कम होगी। बहुत सिंपल सा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली यहाँ। ऐसे ही आ जाइए अब विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी क्या होता है एक्चुअली में, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन। जैसे हनी और वाटर का एग्जाम्पल लीजिए आप, तो हनी इज मोर विस्कस, हनी का फ्लो कम होगा, वाटर का फ्लो ज्यादा होगा। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी ज्यादा है, देखिए विस्कोसिटी ज्यादा, तो बताइए मोबिलिटी क्या होगी, अरे बोलो, मोबिलिटी होगी कम, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भैया कम। बात आ रही है समझ में। अब आता है फोर्थ इंपोर्टेंट, टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। देखिए आप जानते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट का मैंने ये आयंस ले लिए। देखिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा। और अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टेंस दादा क्या होने वाली है, कंडक्टेंस ज्यादा होने वाली है। बात आ रही है समझ में। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात मैं कर रहा हूं तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर यहीं पर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, देखिए ऐसे। और अगर अब मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और जब कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घटती है। और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, देख लीजिए आप, देखो तो मैं यहां पे एक नोट बना के लिख देता हूं, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस,
टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मतलब फिजिक्स वाली, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऑब्वियस बात है कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। अब आता है मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला। देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इसको समझिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम को बढ़ाना बाय एडिंग सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब सीधा सा लिखता हूं मैं यहां, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाना। और हम जानते हैं वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो मैं सिंपल ऐसे भी लिख दूं, पानी का जुड़ना या पानी को ऐड करना। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझ रहे हैं हम लोग। पहले देखिए, आप लोग किसी भी चैप्टर को ना लेयर में पढ़ा करिए। चैप्टर को लेयर में पढ़ने से क्या है, आप एक बार में ही सारी चीजों को रटने समझने की कोशिश मत करिए। पहले हल्का हल्का पूरा चैप्टर पढ़िए, फिर सेकंड रीडिंग लगाइए, फिर थर्ड रीडिंग लगाइए। बार बार पढ़ते जाएंगे तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अपने आप इंटरलिंक्ड होते जाएंगे, कनेक्टेड होते जाएंगे। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि एक कमरे को पहले फुली फर्निश्ड कर लें फिर दूसरे कमरे को फुली फर्निश्ड करेंगे, नहीं। पूरे घर का एक लेआउट बनाया जाएगा, सबके पिलर्स बनाए जाएंगे, दीवारें बनाई जाएंगी, फाइनल मतलब सब सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक कमरे को कंप्लीट करके दूसरे कमरे पे नहीं आते हैं, सारे कमरे एक साथ कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है केमिस्ट्री को पढ़ते समय। हर मतलब चैप्टर को आप लोग पहले पूरा एक बार रीड करिए, फिर सेकंड टाइम रीडिंग करिए, थर्ड टाइम रीडिंग करिए, तब जाकर वो धीरे धीरे इंटरलिंक्ड होते हैं। अब समझिए, देखो मैं बात कर रहा हूं यहां पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की कंडक्टेंस के ऊपर। देखिए कंडक्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टेंस का। तो मैं देखिए, दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होते हैं ये आपको पता ही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और मान के चले इसका वॉल्यूम है 200 ml। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, मान के चलो इसका वॉल्यूम 400 ml हो गया। तो आपने यहां पर क्या किया है, पानी ऐड किया है, तो दो काम हुए, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ गई, आयंस को घूमने की जगह ज़्यादा मिल गई, अब मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। अच्छा, पानी ऐड करने से एक काम और होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाती है। पानी ऐड करने से अल्फा बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं इसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पे क्या पड़ रहा है कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाइए। देखो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वॉल्यूम भी मैं क्या लेता हूं 200 ml। इसका वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया या पानी ऐड कर दिया आपने। अब पानी ऐड करने से क्या होगा, देखिए क्या इसकी अल्फा पे कोई फर्क पड़ेगा, अल्फा तो यहां भी 100% थी और यहां भी 100% है। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, केवल वॉल्यूम बढ़ने से मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ गई। तो यहां भी कंडक्टेंस ओवरऑल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां ज्यादा इंक्रीज होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ठीक है, ये था कंडक्टेंस के लिए। 5.A कर देता हूं मैं इसको, 5.A। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास, दिस इज 5.B, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है इसके ऊपर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप क्या कहते हो, कैप्पा। और कैप्पा क्या होती है एक्चुअली में, द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कंडक्टेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1 ml में आयंस की
कंडक्टेंस। 1 ml में आने वाले आयंस की कंडक्टेंस को क्या कहते हैं आप? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब समझना इसको ध्यान से। यहां मेरे पास है एक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 200 ml। ठीक है, और इसमें आयंस आ रहे हैं मान लीजिए 4000 आयंस। और अगर मैं इसकी कैप्पा निकालूं यहाँ, तो आपको पता है कैप्पा क्या है, 1 ml में आने वाले आयंस। तो यहाँ 1 ml में कितने आयंस आ रहे होंगे? देखिए 4000 डिवाइडेड बाई 200, तो कितने आ गए टोटल? टोटल आ गए 20 आयंस पर ml। 20 आयंस पर ml। अब हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड कर दिया। अच्छा, पानी ऐड करने से अल्फा में इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर ये है तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 5 से 10% होगी। अब पानी ऐड करोगे तो क्या होगी? 10 से 11% हो जाएगी, 12% हो जाएगी, 100% तो नहीं हो सकती कभी। तो अल्फा बढ़ तो गई है, मतलब जो आयंस पहले 4000 थे मान लीजिए 6000 हो गए। कितने हो गए? 6000 हो गए। और वॉल्यूम हो गया 200 ml से बढ़कर 400 ml, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ 1 ml में कितने आयंस आ रहे होंगे? ये आ रहे होंगे 6000 अपॉन 400, तो कितने आ गए? 15 आयंस पर ml। अब आप खुद बताइए, पहले 1 ml में कितने आयंस आ रहे थे? 20। तो 20 आयंस की जो कंडक्टिविटी आ रही होगी, यहाँ पे 15 आयंस की कंडक्टिविटी आ रही होगी। कुल मिलाकर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। हमेशा याद रखिए, कंडक्टेंस बढ़ रही है बट कंडक्टिविटी घट रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, नेक्स्ट देखें। अब यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा था 5.c। मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा डाइल्यूशन का? मोलर कंडक्टेंस, देखिए मोलर कंडक्टेंस जिसे हम क्या कहते हैं? पाई m बराबर कैप्पा इंटू स्मॉल v। ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, देखिए डाइल्यूशन करने से हम जानते हैं कैप्पा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है भाई। वॉल्यूम तो 200 ml से कितना कर दिया? 400 ml। तो यहां पे जो नेट रिजल्ट निकल कर आता है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में हमने सबसे पहले देखा इंटरआयनिक इंटरेक्शन, देन सॉल्वेशन, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो इस पार्ट में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के डिबाय हाल्का-लागोन्सेगर इक्वेशन, खोल-रॉस लॉ, इस बारे में बात करेंगे। आपका काम क्या है? आपको ये वीडियो सिंसियरली वॉच करने हैं और नोट्स बनाना है। देखिए, पढ़ाई एक बहुत ही सिंसियर तरीके से किया जाने वाला काम है। हो हल्ला मचा के पढ़ेंगे तो लोगों को पता चलेगी, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। पढ़ाई करनी है, जैसे वो एक शायरी है, एक कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको उतनी ही खामोशी से अपनी तैयारी करनी है कि बगल वाले पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। तो बहुत ही सिंसियरली पढ़िए वीडियो क्लासेस को, और चैनल अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।